नमस्कार। आज नमस्कार सर। जैसा वादा किया था तो उसके अनुसार फिर से डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट अनिल चिक्कारा साहब हमारे साथ हैं और वार्तालाप रहेगी एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल्स की। और जो सवाल पीछे हमने जो वीडियो पे पॉडकास्ट की थी, बहुत सारे सवाल पूछे गए इससे रिलेटेड। आज उन सब सवालों का जवाब देने के लिए अनिल चिक्कारा साहब हमारे साथ हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार चिक्कारा साहब। नमस्कार रवाना साहब, बहुत बहुत नमस्कार। तो आज और आपके लंबी चैनल से कहानी है, आपसे हमें लोग बहुत सवाल जानना चाहते हैं। जी, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पिछले एपिसोड में मुझे कई लोगों ने आपका रिकॉर्डिंग को भेजा और उन्होंने बहुत अच्छा लाइक किया, क्योंकि हालांकि मेरे और दूसरे प्रोग्राम्स में भी हमने डिस्कशंस किया था, लेकिन जिस निटी ग्रिटी से आप लोगों ने सवाल किए या जो करेक्टिव इंफॉर्मेशन आपने दी, वो बाकी के चैनल्स का तो मिसलीडिंग परसेप्शन और हो गया। तो बट आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो टोटली वेरीफाइड और सस्टेनेबल होती है। धन्यवाद वेलकम। आपका। तो मैं बैठा हूँ देहरादून की वादियों में और वहाँ झमाझम बारिश हो रही है और जी चिक्कारा साहब मेरे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। तो एक तो सबसे पहले सवाल कि जी 12 अगस्त को इंटरिम स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था कि कोई भी एक्शन 10 साल 15 साल की गाड़ियों पर नहीं होगा, क्योंकि इसकी जी रिक्वेस्ट दिल्ली सरकार के वकीलों ने की थी। आप भी वहां जी मौजूद थे। जी और जी जी अब अगली तारीख जो है वो है 9 सितंबर। तो जी 9 सितंबर पे हियरिंग होगी। तो सबसे पहले जी ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उस हियरिंग में जो होगी उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीजें मांगी हैं और किससे मांगी। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीएक्यूएम को नोटिस किया है। और उस नोटिस में जो उन्होंने अपनी डायरेक्शन निकाली थी 88 और 89, मतलब जो एंड ऑफ व्हीकल्स की बात करें, उसका 10 साल से 15 साल, 10 साल की डीजल और 15 साल की पेट्रोल या सीएनजी की गाड़ियों के बारे में, उनके बारे में एक इंक्वायरी की है। और उसके बाद में एक साइंटिफिक अप्रोच के लिए सीएक्यूएम अलग अलग संस्थाओं से संपर्क में है। और उसके बाद में इसको जो हमारे टाइप अप्रूवल एजेंसीज हैं, जो जैसे एआरआई है पुणे में या आईकैट मानेसर में है, तो इन लोगों के साथ भी वार्तालाप होगा। और इसमें अब कुछ जो डेटा पुरानी गाड़ियों के इन यूज व्हीकल्स के लिए जाएंगे। और साथ में दिल्ली सरकार का भी इसमें रोल रहेगा कि भी उनका किस तरह का पैटर्न रहा है पुरानी गाड़ियों का परफॉर्मेंस जी का। तो तब उसके बाद में ही ये कुछ आगे लाइन ऑफ एक्शन, जी। या जिसको अगर हम उम्मीद करें रिलीफ की, तो वो किया जा सकता है। आप सही ट्रैक पे है और सही बात पे है। और बहुत लोगों ने, दर्शकों ने कहा है कि गाड़ी की जो एज है उसका पॉल्यूशन से कोई संबंध नहीं है और उसी लाइन पे ये कार्य हो रहा है। एक और थोड़ा जी कंफ्यूजन हुआ पिछले हाँ दिनों। जी। एक खबर आई कि हाँ 15 साल की कॉमर्शियल व्हीकल्स और 20 जी साल की नॉन कॉमर्शियल व्हीकल्स, हाँ जी उनकी जो री रजिस्ट्रेशन होता है, पहले भी मोटर व्हीकल जी एक्ट जी में इसका प्रोविजन जी है, तो जी उसकी फीस बढ़ाई गई थी। जो जी हाँ बिल्कुल, टू व्हीलर हफ्ता थे पहले। उसकी 1,000 से 2,000 और जो फोर व्हीलर थे उनकी 5 से 10। तो उसमें लोगों को जी कंफ्यूजन हुआ कि भाई कॉमर्शियल जो है वो
15 साल और ये 20 साल। तो ये क्लासिफिकेशन तो मोटर व्हीकल एक्ट में पूरे देश के लिए पहले भी था। तो जी हाँ। इसको जरा क्लैरिफाई करें। मैं इसमें लोगों को एनसीआर और दूसरा पूरा देश, इनमें एक डिस्टिंक्शन है। मतलब जो हमारा जो दिल्ली और एनसीआर की एंड ऑफ लाइफ, वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, और पूरे देश की एंड ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के अधीन है। तो सेंट्रल मोटर व्हीकल के अंदर इस एज को बढ़ाकर, हालांकि ये जो एज के प्रोविजन थे ये पहले भी थे, लेकिन इन्होंने फीस को बढ़ाया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्राइवेट व्हीकल है, आपने तो अभी बात की है कि 15 से 20 साल, 15 से 20 साल तो पहले से ही थी, और वो लोग उस चीज को दूसरी स्टेट में री रजिस्ट्रेशन आफ्टर फिटनेस करा के कर रहे थे। और अभी सरकार ने तो इसको 20 साल प्लस के ऊपर किया है। यानी कि जो आपने फीस की जिक्र किया है, वो फीस आपकी 20 साल प्लस लगेगी। तो यानी कि जो 1000 रुपए की फीस थी, या उससे पहले 600 रुपए की थी, तो 600 से 1000 हुई, और 1000 से 2000 हुई, तो 2000 मींस इट इज 20 प्लस। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि हमारे अदर देन दिल्ली एनसीआर, दे कैन एंजॉय देयर व्हीकल लाइफ बियॉन्ड 20 years also. However, in Delhi we are confined to 15 years only and diesel 10 years only. So तो ये वाला एक हमारा जो क्लैरिफिकेशन है कि अब हम लोगों को तो जब सुप्रीम कोर्ट एक रिलीफ देगा, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट। अदरवाइज जो भी कानून एग्जिस्टिंग है, जो एनजीटी ने लागू किया है और उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, वो उतना ही है। यानी कि डीजल 10 साल और 15 साल। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पूरे भारत के लिए है, उसका और इसका कोई ताल्लुक नहीं है, संबंध नहीं। बिल्कुल। अब मैं, बड़ी लंबी लिस्ट है और आपसे सवाल पूछूंगा, और मैं एक्सटेम्पोर पूछ रहा हूं, मतलब यानी कि जैसे सवाल मैंने तो लिख रखे हैं, पर आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तो पता ही है सब कुछ। तो आपसे हाँ, तो पहला सवाल उमेद राठी जी का है, और इनका सवाल ये है, और बहुत लोग और भी इनके साथ जुड़े हुए हैं जो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, स्कैम है। इसमें गवर्नमेंट की कुछ संस्था जुड़ी हुई हैं जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उनको बेनिफिट देने के लिए ये सब कुछ ड्रामा किया गया। ऐसा है कि सर, जब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, यानी कि मैं आपको अपने या किसी की भी बात करें कि जब उसको लगता है कि भी मेरी गाड़ी अभी वर्किंग कंडीशन में है और मुझे इसको स्क्रैप करने पड़ रही है, तो मैं मतलब पहले तो कोशिश करूंगा कि मैं उस गाड़ी को बचाऊं, लेकिन मुझे जब जान नहीं लगती तो फिर मैं उसको अपनी अजम्पशंस में चलता हूं। तो जब अजम्पशन 1 की होती है, 2 की होती है, तो देन इट बिकम्स र्यूमर, और फिर र्यूमर जो है वो स्प्रेड होने लगती है। और जहां तक र्यूमर स्प्रेड होने की बात है हमारे देश में, तो जरा सी भी कोई आपको मिस इन्फॉर्मेशन होगा, उसका स्प्रेड एकदम तेज हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये चीजों का दिल्ली का जब हमारी एपका थी, भूरेलाल कमेटी थी, तो तब से ही इसके ऊपर एक्शन शुरू हो गए थे। और तो उन दिनों में अगर आप थोड़ा सा पुराने इतिहास में जाएं तो 10 साल से पहले, 15 साल तक पहले हमारे देश में गाड़ियों का धुआं बहुत चल रहा था। अब किसी भी गाड़ी के पीछे खड़े हो जाते थे तो विजिबल स्मोक कितना होता था कि आपके पैंट या कमीज का जो रंग था वो भी डिस्कलर होके ब्लैकिश हो जाता था। तो लेकिन अब नहीं है। अब जब से हमारा यूरो 4 कंप्लायंट टेक्नोलॉजी आई है, तब से हमारा विजिबल स्मोक तो ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। पर लेकिन उन दिनों में जब ये वाली बात की गई थी, तो उस टाइम के हिसाब से ये स्टेप गलत नहीं था। लेकिन आप उसको कहो कि जी मैन्युफैक्चरिंग लॉबी ने ये काम कराया है, तो मैं उसको भी गलत मानूं।
देखिए, वो तो लोगों का दर्द भी है, और आगे जो इन्वेस्टिगेशंस होंगी उसमें भी ये जरूर मुद्दा आएगा। तो अगला सवाल पे चलते हैं हम। अगला सवाल पूछा है प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी ने, और उनका जी। सवाल यह है कि BS4 जो कार हैं वो अच्छी कंडीशन में हैं, अच्छी हैं, और बिल्कुल नॉन पॉल्यूटिंग है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, तो फिर BS4 की स्क्रैपिंग क्यों? मैं इस बात को बताना चाहूंगा। जो भी आपके प्रश्न करता है राठी साहब हैं सर। नहीं, तो इसमें ये है प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी जी का सवाल। विनोद चौधरी जी। तो जी। विनोद चौधरी जी का जो भी अजम्पशन है, मैं उसके साथ एग्री करता हूं। और रही बात BS4 गाड़ियों की, और अगर अच्छी कंडीशन में उनको किया जाए, तो आई ऑल्सो से कि दे आर नॉट पोल्यूटिंग। और रही बात इनको भी स्क्रैप क्यों किया जा रहा है, तो ये बात जब दिल्ली सरकार को भी समझ में आई, या उनको लगा कि कुछ गलत होने जा रहा है, तो तभी वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। और अगर इसमें मेरिट कन्विंस करने में हम कामयाब हुए, तो डेफिनेटली लोगों को इसका फायदा मिलेगा, जी। और जी। रिलीफ मिलेगा, पूरे जी। चांस है। अगले अगर सवाल पे इस चलते हैं। जी। शिकारा साहब, ये परवीन सर। कुमार जी का सवाल है। जी। ये कहते हैं कि जो IIT की स्टडी है उस जी। पे क्यों रिलाई कर रहे हैं, जब वो कहती है जो स्टडी के 28% जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, जी। वो पॉल्यूटिंग हैं। जी। तो क्या कोई ऐसी स्टडी हुई थी इसमें IIT की? मैं आपको बताऊंगा कि जी, जो अभी तक दिल्ली के अंदर जिसको रेफरेंस माना गया है, ये IIT कानपुर की स्टडी है। और IIT कानपुर ने बताया था कि 28% जो पोल्यूशन है वो गाड़ियों की वजह से होता है। तो लेकिन ये स्टडीज किस रेफरेंस में की गई थी, क्या इसको काउंटर चेक किया गया था, और क्या इसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है? तो ये भी बात जो है सवालों के घेरे में है। तो सही बात तो ये कि अगर हमें आज कोई एक्शन लेना पड़ रहा है, तो हमें आज की स्थिति को देखना होगा। हो सकता है जिस टाइम पे ये स्टडीज की गई थी, उस टाइम में 28% हो, जब यूरो 4 नहीं आया था, जब BS6 नहीं आया था, जब BS6 का फ्यूल नहीं आया था। तो अब जी। हमारा जो फ्यूल जो हम गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो BS6 फ्यूल है। तो BS6 फ्यूल में तो पोल्यूटेंट लेवल ऑलरेडी ही, अगर हम बिल्कुल ही नॉन BS की बात करें, तो जी। आज हमारा फ्यूल 90% और 85% से ज्यादा क्लीन है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि IIT जी। कानपुर की पुरानी स्टडी को आज भी अगर हम अमल में लाते हैं, तो हो सकता है ये हमारी एक कोई वो वो सही लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। वो उस टाइम की इरेलीवेंट स्टडी है, तो उसकी बात ना करके जब ही सुप्रीम कोर्ट ने नई बात कही है कि नई स्टडी की जानी चाहिए, नए फैक्ट पे करनी चाहिए, और जी। हम सब लोग भी बिल्कुल मानते जी। हैं कि इतनी जल्दी गाड़ी पॉल्यूटिंग नहीं होती। अगले सवाल पे चलते सही। हैं। चिकारा जी। साहब, ये कैलाश चौधरी जी। जी का सवाल है। ये कहते जी। हैं कि जी। फॉरेन कंट्री में इंजन स्वीपिंग की जो है, हाँ। स्वेपिंग की फैसिलिटी है, आप हम्म। इंजन बदल सकते हैं। तो जी। हिंदुस्तान में जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, उन्होंने ये जी। हाँ। फैसिलिटी यहाँ की गाड़ियों के लिए क्यों नहीं दी? हम तो डेवलपिंग कंट्री हैं, ये तो डेवलप्ड कंट्री में भी होता है, ऐसा क्यों? जी। 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 अगर अवाना साहब आपको याद हो, जब आप भी सर्विस में थे, हम लोगों ने भी उस टाइम में साथ काम किया था, तो तब बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो इंजन चेंज कराते थे। जी। है। और आपको ये भी याद हो कि पेट्रोल का डीजल लग जाता था, डीजल का पेट्रोल लग जाता था। फिर उसके बाद में भी वो इंजन स्वैपिंग जो था, वो एक बड़ा मतलब कोई ऐसा अननोन ऐसी चीज नहीं थी। और जहां तक मोटर व्हीकल एक्ट में भी प्रोविजन है, तो उसके अंदर दे रखा है कि इंजन स्वैपिंग कानूनी रूप से वैलिड है।
बट आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो पहले जो हमारा इंजन था वो मैकेनिकल था, और आज की तारीख में हमारा जो इंजन और टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल है। यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स इतने ज्यादा ईसीयू इन्वॉल्व हैं। तो जहां तक बात है कि अगर हम इंजन को एज इट इज चेंज करना चाहें तो वो चेंज इतना आसानी से नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि चाहे वो हुंडई है, मारुति है, टोयोटा है, तो ये लोग अगर इस तरह की कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करने लगे तो ये संभव है। पर आज की तारीख में आप यूरो 4 में बिना वायरिंग के और बिना उसके सेंसर्स के इंजन को चेंज करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा टेक्निकल इशू है, लेकिन इसमें हमारे को व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की सपोर्ट की जरूरत है, और वो अभी नहीं है। जी जी, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल पूछा है राजीव जी कपूर जी ने, और बड़ा जी 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 मजेदार सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि उसी जी कंपनी, जी जी। वही ब्रांड अमेरिका में हाँ जी। चले, इंग्लैंड में चले, फ्रांस में चले, हाँ या किसी और हाँ देश में चले, तो पॉल्यूटिंग है नहीं, पॉल्यूशन करती हाँ नहीं। जी और वही जी जी ब्रांड, वही कंपनी की गाड़ी अगर इंडिया में चले तो उसको पॉल्यूशन करार दे देते हैं। जी वही जी जी। ब्रांड, वही सब कुछ। हाँ ऐसा हाँ, क्यों? मैं आपको बताना ऐसा है। वैसे मैं आपको एक और अच्छी चीज जो शेयर करना चाहूंगा कि हमारे देश का पोल्यूशन लेवल की जो मेजरमेंट है, या जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो मोस्ट स्ट्रिजेंट हैं वर्ल्ड में। तो अभी तो जैसा मैंने पिछले आपके एपिसोड में भी कहा था कि अभी तो वर्ल्ड यूरो 4 पर आया है, या BS4 पर आया है, और हम लोग BS6 से BS7 के ट्रांजिट में भी आ गए। तो जहां तक बात है कि हमारा एडवांसमेंट कंपेयर टू अदर कंट्रीज बहुत अधिक है। और रही बात ये कि हमारे यहाँ पर भी जो दूसरे देशों की तरह से पोल्यूशन लेवल मेजरमेंट का भी एक रिजीम है, जो CMVR के 115 और 116 रूल में आता है। बट अभी जो स्थिति आई है वो आई है एंड ऑफ लाइफ की, जो प्रीपोन कर दी गई है। तो दैट इज द प्रॉब्लम, और हमें उस जी दिया गया है कि पोल्यूशन की वजह से। बट जी ये अब एक विषय हमारा अध्ययन का है कि वाकई वो पोल्यूशन कर रही हैं या वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। जी, अगले सवाल पे चलते हैं। जी उदित चौधरी जी ने पूछा है कि जी जो ईवी गाड़ी हैं अभी, जी। उनका भी हाँ रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है वो 15 साल के लिए हो रहा है। जी हाँ जी ऐसा हाँ। क्यों? क्योंकि जब ईवी हाँ बिल्कुल ही पॉल्यूशन नहीं करती तो 15 से कहीं हम्म, ज्यादा होना चाहिए। 15 साल का रजिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी क्यों कर रही? इसका मैं आपको बताऊं कि ये जो हाँ, मोटर व्हीकल एक्ट के रूल्स हैं, वो पहला रजिस्ट्रेशन 15 साल का ही होता है। अच्छा, अब बाद में उसके बाद बढ़ाते? में आता है री रजिस्ट्रेशन। तो री रजिस्ट्रेशन जैसे उनके 15 साल पूरे होंगे तो दे विल बी अलाउड। और हाँ, उसमें कोई दिक्कत आती है तो दे कैन अप्रोच टू देयर स्टेट गवर्नमेंट। एक बड़ा अच्छा सवाल अगला पूछा है, और इसे बहुत सारे हमारे दर्शकों ने ये सवाल पूछा है। जी सवाल है विश्वास जैन साहब का, और जी विश्वास जी जी। जैन साहब पूछते हैं कि डीजल की जो गाड़ी हैं, चलाते तो जी 10 साल है। हाँ जी अब खैर स्टे हो गया है, बात दूसरी है। हाँ जी जी पर जो रोड टैक्स है, दूसरे चार्जेज हैं जो उस पर खर्चे, वो 15 साल का लेते हैं। तो जी। क्या ये 5 साल की चीटिंग नहीं है? बिल्कुल। ये आपने मतलब कस्टमर पर्सपेक्टिव के हिसाब से उन्होंने भी रिसर्च करके अपना सवाल पूछा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टैक्स लिया जाता है, ये वन टाइम टैक्स बोलते हैं इसको। और अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो उस टाइम में ना हर साल रोड टैक्स दिया जाता था।
जी। तो हर साल लोगों को दिक्कत होती थी आने जाने में। तो सरकार ने कहा कि आप हमारे को वन टाइम टैक्स दे दो। अब मैं आपके जैन साहब है मेरे ख्याल क्वेश्चन पूछने हाँ, वाले। जैन साहब हैं। हाँ, तो जैन साहब को मैं बताना चाहूंगा कि जब ये कैलकुलेशन की गई थी रोड टैक्स की, तो 15 साल का बदले 10 साल में ही लिया गया था। यानी कि जो वन टाइम टैक्स है वो 15 ईयर्स का नहीं है, वो 10 साल का ही था। और वो एडवांसमेंट में ले लिया गया था। तो जहां तक बात है फाइनेंशियल का, हाँ ये जरूर बात है कि जितने रुपए में, जितने मान लिया उसकी कॉस्ट लेटेस्ट से आपकी 20,000 हमने रोड टैक्स लिया, तो 20 साल में उसको वैलिडिटी मिलती है 15 साल की। और इसमें 20,000 में उसको वैलिडिटी मिल रही है 10 साल की। तो हाँ ये एक उसका अन्याय का कारण है। तो बट अभी दिल्ली सरकार ने भी तो इस बात को माना है। जी। और बॉल अभी कुछ कुछ सुप्रीम इसमें कोर्ट के हाथ में है। बदलाव की गुंजाइश है। हाँ, इस मतलब जब ये री रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो उनको भी ऑटोमेटिकली इस चीज का लाभ भी मिल जाएगा। और उसका क्या कहते हैं, इसका जो कैलकुलेशन ऑफ रोड टैक्स की है, तो ये भी उसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट वर्कआउट करेगी। अगले सवाल पे चलते हैं। जी जी और जी। एक हमारे दर्शक हैं, उनका शायद जो नाम है इंटरनेट पे उन्होंने नाम दिया हुआ है पिस्टन राइडर। जी जी जी। और बहुत बढ़िया। उन्होंने एक अलग हट के सवाल पूछा है। उन्होंने जी कहा कि जो गाड़ी है उसका जो फ्रंट स्क्रीन है, बैक जो है रियर स्क्रीन है, वो सत्तर जी परसेंट जी। ट्रांसपेरेंसी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसमें होनी चाहिए, और जी साइड जी जी। में 50% होनी चाहिए। बिल्कुल अगर बिल्कुल बिल्कुल। मैन्युफैक्चरर हाँ 70% और 50% से कम है तो क्या हाँ। एडिशनल फिल्म लगा सकते हैं? एडिशनल फिल्म जो भी लगाई जाएगी वो 50 और 70 की ही लगेगी। उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। अगर आपने एक्सटर्नल फिल्म लगाई है तो वो मतलब फ्रंट और रियर विजिबिलिटी 50% ट्रांसपेरेंसी, और साइड की 70% की, चाहे वो टिंटेड ग्लास में लगाएं चाहे फिल्म में लगाएं, बट इट शुड नॉट बी मोर देन दिस लिमिट। और ये जो लिमिट होती है इसको बोलते हैं AIS जी। स्टैंडर्ड्स। तो ये ऑटोमोबाइल, तो इसके अंदर जो नियम जाते हैं वो इंटरनेशनल कंपैरिजन के साथ किए जाते हैं। और तो ये जो नॉर्म्स हैं, चाहे वो ग्लास में हो चाहे फिल्म में हो, बट ट्रांसपेरेंसी लेवल सेम। जी, एक सवाल पूछा है KCS PP2002 ने। जी। उन्होंने पूछा है कि E5 E10 जी पेट्रोल से भी गाड़ी खराब हो रही। जी। वो E5। उन्होंने बल्कि उन्होंने E5 की बात की, E10 की बात की, और आजकल तो E20 चल रहा है। जी। और इस बारे में भी एक सुप्रीम कोर्ट ने में पिटीशन गई है। और वो उम्मीद है कि शायद अगले 2 दिन में या 3 दिन में उसके ऊपर भी सुनवाई हो। लेकिन उससे पहले आपको मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सूचना देना चाहूंगा कि जितनी भी हमारी ऑयल इंडस्ट्री थी, ऑयल ऑयल कंपनियां हैं सरकारी, तो इन्होंने भी बताया कि इसका कोई डैमेज मार्जिनल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एडिटिव भी साथ में जो मिला दिए गए। यानी कि अगर इसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा है, या किसी को इस तरह का लगता है कि इससे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, या तो उस चीज के लिए जो भी उसमें एक लुब्रिकेशन टाइप की जैसे चीज डाली जानी चाहिए थी, या उसका पेट्रोल क्वालिटी जो उसकी बर्निंग क्वालिटी को मेजर करता है, तो उस चीज का भी ध्यान रखा गया है। और जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। और जहां तक बात इंजन या कोई गाड़ी खराब होती है, तो वी स्टैंड फॉर द वारंटी। तो उन्होंने कहा है कि हमारे लिए एथनॉल वाला फ्यूल या नॉर्मल फ्यूल में कोई डिस्टिंक्शन नहीं। जी।
अगला सवाल है, ये जी सेफर 63 ईयर करके हैं जी कि हम बार बार कह रहे हैं कि भाई पोल्यूशन होता है तो आप इंजन को बदल दो, इंजन से ही जी पोल्यूशन होता है। तो उन्होंने जी कहा कि ठीक है, इंजन एक ऑप्शन है, पर इसके जी साथ उससे जो कनेक्टिंग पार्ट्स हैं, जैसे जी। सस्पेंशन है, ब्रेक लाइंस हैं और दूसरी हम्म। चीजें हैं, तो जी आपने इंजन बदल दिया और वो दूसरी चीजें नहीं बदली, तो वो जी दूसरी जो जी। चीजें हैं उसकी वजह से हाँ। भी वो खतरनाक हो सकता है, जी हाँ सेफ्टी जी हाँ पे जी हाँ। असर पड़ सकता है। बिल्कुल 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 है। तो बिल्कुल है ये वाली बात। और जहां तक बात मैं आपको बताऊं कि जो मोटर व्हीकल एक्ट एक्सपेक्ट करता है किसी गाड़ी से, तो इट हैज टू बी नॉन पोल्यूटिंग एंड इट हैज टू बी सेफ। और तो सेफ में हमारे जो भी इंडिविजुअल कंपोनेंट हैं, चाहे वो ब्रेक्स हैं, चाहे सस्पेंशन है, चाहे स्टीयरिंग है, तो ये सारे सारे भी एक गाड़ी का एक हिस्सा है, जो हमारे अगर किसी चीज में एडवर्सिटी होती है तो भी हमारी फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होगी। और इट कैन ऑल्सो ऐड पोल्यूशन। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे एक ब्रेक हमारा लगा रह गया, जिसको हम ब्रेक बाइंडिंग बोलते हैं, तो ब्रेक बाइंडिंग अगर होगी तो आपकी गाड़ी का पोल्यूशन भी ज्यादा होगा, जी क्योंकि गाड़ी चलेगी कम और फ्यूल ज्यादा लगेगा। और इंजन पे लोड ज्यादा होगा, और इंजन पे लोड ज्यादा होगा तो फ्यूल ज्यादा खर्च करेगी और ज्यादा पोल्यूशन करेगी। जी। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। और हमें गाड़ी को भी जो मेंटेन करना है वो करना है फ्यूल एफिशिएंसी, पोल्यूशन, एज वेल एज फॉर सेफ्टी। तीनों चीजों हाँ, को मिला के गाड़ी को मेंटेन करना। तो केवल इंजन से काम नहीं चलेगा, पर नहीं और भी चलेगा, कई बिल्कुल चीजें उससे कनेक्टिंग जो हैं उनको बिल्कुल भी बिल्कुल। देखनी है। अगर जैसे मैं इसमें बताना चाहूं कि अगर आपके टायर्स खराब हैं तो भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। आपकी टायर की वजह से भी आपकी चाहे उसमें प्रेशर कम है या तो या प्रेशर ज्यादा है तो भी फ्यूल एफिशिएंसी आपकी ड्रॉप हो जाएगी और जी। पोल्यूशन भी साथ के साथ होगा। तो ये सारी सारी चीजें एक दूसरे की कंप्लीमेंट। जी अगला सवाल है 786, कमालुद्दीन साहब ने पूछा है। उन्होंने जी जी कहा कि भाई पूरी दुनिया में जो व्हीकल एज है और पॉल्यूशन का कोई संबंध नहीं, तो ये भारत जी। के लोग इतने एडवांस कैसे हो गए कि इन्होंने ये संबंध ढूंढ लिया। अब क्योंकि ये एक सिस्टम इतना डिस्कशंस करने का है कि हर एक परसेप्शन, मैं कहता हूं कि सबका परसेप्शन जो है वो रिस्पेक्ट लायक है। और जहां तक बात है कि अगर हमने इन यूज व्हीकल की बात करनी है, पुरानी गाड़ियों की बात करनी है, तो जिस चीज पे हमारा एक एजेंडा, जिस पे हम काम कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ व्हीकल में जो इन यूज व्हीकल हैं उनका पोल्यूशन लेवल क्या है, दैट शुड बी द मेजरमेंट। यानी कि जो मेरिट है गाड़ी की, वो अगर उसके मेरिट में वो डिक्लाइन है और मेरिट में वो ठीक नहीं है, तो उस गाड़ी को हम स्क्रैप करें। तो जी मैं एक तरह से आपके प्रश्नकर्ता का बात को एग्री कर रहा हूं, लेकिन मैं उनको नकार भी नहीं रहा हूं। मैं मतलब नकार भी इसलिए भी नहीं रहा हूं कि क्योंकि डेटोरिएशन फैक्टर भी एक चीज है कि जैसे जैसे हमारा पुराना इंजन होता जाएगा, तो अगर मैं पुराने इंजन की बात करूं तो हमारा कंप्रेशन रेशियो उस टाइम पे 6:1 होता था, और आज की तारीख में हमारा 9.5 से ऊपर है। तो हम जो अब के इंजन है वो नॉन पोल्यूटिंग है कंपेयर टू पुराने वाले। तो पुराने वाले में पोल्यूशन ज्यादा था। तो एज को हम मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि पुरानी गाड़ी भी पोल्यूशन, मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज करता है पुरानी गाड़ी और नई गाड़ी। हाँ, नहीं खैर आपने टेक्नोलॉजी की बात कही, पर जी एक बात तो मैं भी इनकी आ, उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि जी जो गाड़ी का चलना है, कितनी गाड़ी चली है, उसके ऊपर भी जी बहुत जी कुछ जी पॉल्यूशन निर्भर करता जी। है। अच्छा, बिल्कुल। अगला सवाल है। काफी समय होता जा रहा है और सवालों जी की जी जी लिस्ट खत्म नहीं हो जी रही है। जी। सर आपके एक क्वेश्चन बड़े सवाल हार्ड फिर तो हैं। किस्टन राइडर ने फिर से पूछा है।
उनका जी जी सवाल है कि बेंगलोर में कोई कंपनी जी है जो जी। रेट्रोफिटिंग करके आपके डीजल हाँ और पेट्रोल की गाड़ी को ईवी में बदल देती है, और जी कोई जी जी इंडिविजुअल भी कहीं चंडीगढ़ में कर रहा है, जी ऐसा उन्होंने कुछ कहा है। तो आपकी इसमें जी जी। जानकारी है? मैं इसमें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि जहां तक बात हमारे जो लोग रेट्रोफिटिंग का काम कर रहे हैं, चाहे वो बेंगलोर में है या चंडीगढ़ में है, इस टाइप के स्टार्टअप एजेंसियां, मैंने भी कई लोगों से इंटरेक्शन किया। तो अब उसके बाद में ये पाया कि वो लोग टाइप अप्रूवल भी करा लेंगे, करा लेते हैं, लेकिन जब कस्टमर के पास आती है तो कस्टमर पे आता है परफॉर्मेंस पे। तो परफॉर्मेंस में अगर वो गाड़ी कंप्लीट ओवरहाल होता है, तो जिसमें कि आपका ड्राइव सिस्टम या ट्रांसमिशन भी इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है, तो ये मॉडल सक्सेसफुल है। अगर आप एग्जिस्टिंग गियर बॉक्स में ये ईवी की मोटर लगाएंगे, तो आपको क्योंकि जो उसका टॉर्क है, चाहे उसका फ्रिक्शंस है, तो वो उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगा, और उसमें डाउट है कि ये अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए, जी और जी। आपको हो सकता है कि जो खर्चा किया उसके ऊपर आपको वेस्ट ना लगे। तो मुझे अभी इस रेट्रोफिटमेंट टेक्नोलॉजी पे डाउट है, अच्छा अच्छा। अगर वो कंप्लीट अभी ओवरऑल मैं नहीं है तो। अभी भी वो इतनी स्टेबल या कहीं से ऐसा आया नहीं है कि कहीं ऐसा हो जी जाए। अभी एक और जी सवाल जी बड़ा पूछा उन्होंने। अब तो सवाल बस एक दो जी रह गए जो पूछने हैं, क्योंकि जी समय जी बहुत कम हो रह गया है हमारे पास। उन्होंने जी। कहा है कि जो SO2 है वो हाँ हाँ। इंजन और कंट्रोल सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो आपका फ्यूल है उसमें जी सल्फर जी जी कंटेंट कितने हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बात इनकी सही है। तो और ये हाँ। प्रवीण प्रधान साहब ने इस सवाल पूछा था। और अगला जी सवाल जी जी पूछा है पंकज गुगलानी जी ने। जी उन्होंने कहा भाई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है, हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है वो ऊपर रेंज की हम्म, गाड़ियों में आ रही है, छोटी रेंज में क्यों नहीं जी। आ अच्छा, चलो, तो ये दोनों सवाल अलग अलग हैं, तो मैं अलग अलग जवाब दूंगा। रही? जी जो सल्फर कंटेंट की जो बात है, तो अब जो हमारा सल्फर BS6 फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा लो सल्फर। यानी कि सल्फर की वैल्यू हमारे BS4 से BS6 में 5 गुना कम हो गई है। यानी कि वो 50 वैल्यू थी सल्फर की, वो अब घट के 10 ppm रह गई है। तो जो हमारी गाड़ियां यूरो 4 यानी कि BS4 में हमारा जो फ्यूल डल रहा है, वो BS6 का डल रहा है। तो और BS6 का फ्यूल क्लीन है। तो मैं इसी वजह से जो दिल्ली सरकार को जो हमने अपना प्रस्ताव रखा था, उसमें यही बताया गया था कि जब आपका फ्यूल क्लीन है, BS6 का फ्यूल है, और जिसमें सल्फर वैल्यू भी कम है, और सल्फर वैल्यू की वजह से ppm भी कम है, तो और इसकी वजह से आपका CO2 वैल्यू भी कम हो गई। तो इस वजह से आपका फ्यूल क्लीन होने से आपका एग्जॉस्ट भी क्लीन है। जी 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 और ये बात बिल्कुल जो उन्होंने जी। बताई है, वो एक आई एग्री विद देम। चिकारा साहब, और सेकंड। एक सवाल जी बड़ा प्रोमिनेंटली लोग पूछ रहे हैं। जी वैसे तो मैं डिटेल में अलग से एक पॉडकास्ट करूंगा इसका, जी। कि जो इंडियन रोड एक्सीडेंट है उसका डेटा आपने देखा होगा हाल फिलहाल में आया है। हाँ जी हाँ जी, और परसों जो है। जी जी, तो हमारी जो फैटिलिटीज है वो बढ़ नहीं रही, घट नहीं रही, जी लगातार जी बढ़ती जा जी रही है। तो इसमें जी क्या जी। सजेशन है LTA वगैरह की? ये तो संक्षिप्त हाँ। में इसका जवाब दें। और मैं अपने दर्शकों से क्षमा मांगता हूं कि सवाल अभी कितने ही थे हम ले नहीं पाए, पर अगली बार इस एक्सीडेंट पे, रोड एक्सीडेंट पे अलग से एक्सक्लूसिव एक ये करेंगे। अब या फिलहाल जल्दी से इसका जवाब दे दें। जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे याद है कि आपका भी ट्रेवल सिंगापुर हुआ था, और जापान भी हुआ है, और तो कई विदेशों में गए हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे हमारे दिल्ली में या भारत में एक डिपार्टमेंट है ट्रैफिक,
दूसरा डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट, तीसरा है डीटीसी, चौथा है मेट्रो, पांचवा है पीडब्ल्यूडी, छठा है एमसीडी, सातवां है यूटिलिटीज। तो रोड और सेफ्टी। फिर पुलिस में भी एक है पीसीआर, ट्रैफिक, ये भी अलग अलग। तो इतनी सारी एजेंसियां सड़क पे लगी हैं, और ये जब सारी एजेंसियां की जब जिम्मेवारी रोड सेफ्टी की लेना होगा, तो ये सारे नहीं लेंगी, वो एक दूसरे पे टालती रहेंगी कि जी सड़क खराब थी, दूसरा कहेगा कि जी साइनेजेस नहीं थे, तीसरा कहेगा पीडब्ल्यूडी ने इसका ऑडिट नहीं किया रोड सेफ्टी का। तो ये रोड सेफ्टी हैज गॉट नो वन रिस्पॉन्सिबल आउट ऑफ 8-10 एजेंसीज। अगर हम इनको सबको मर्ज कर देंगे तो दैट बिकम्स एलटीए, और एलटीए का मतलब हुआ कि सड़क पे जो भी हैपनिंग हो रही है वो एलटीए जिम्मेवार है। जी और वो मॉडल ही एक ऐसा मॉडल है जिससे हम रोड सेफ्टी की विजिबिलिटी देख सकते हैं और उस पर एक्चुअल एक्टिविटी देख सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी कम होगा और कॉन्फ्लिक्ट भी कम होंगे, और फिर उसके बाद में एक्सीडेंट भी कम होंगे। ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इस पे बड़ी डिटेल जी में बात करेंगे। एक छोटा सा सवाल मुझे बार बार जी कहा जा रहा है कि मैं पूछूं आपसे। जी जी वो पूछते जी हैं कि हाइब्रिड और जो आती हैं गाड़ियां और ईवी, जी जी इसका जी। अभी तक जो है लाइफ स्पैन क्या है? हाइब्रिड गाड़ियों का लाइफ स्पैन अभी नॉर्मल फ्यूल वाला ही है, जहां तो तक मैं बाद में री आपको बताऊं। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ये? नहीं, री रजिस्ट्रेशन की जिस टाइम में हमारे को फैसिलिटी मिलेगी, तो इट विल बी एज एट पार विद पेट्रोल गाड़ी। और तो अभी इसको बेस फ्यूल की लाइफ के साथ ही इसको बनाया गया है, एग्जिस्टिंग मोटर व्हीकल एक्ट और और रूल्स के ईवी की, हिसाब से। ईवी में तो कोई दूसरा फ्यूल भी नहीं जुड़ा हुआ? अरे ईवी में भी वही लाइफ है, ईवी में भी 15 साल, फिर री रजिस्ट्रेशन। अगर ईवी 15 ये साल ईवी है पे भी अभी यही है, और पेट्रोल वाला भी 15 है, तो 15 है, लेकिन उसकी री रजिस्ट्रेशन अभी हो सकती है ईवी की, ईवी की पेट्रोल की अभी नहीं हो सकती। तो ये फर्क है, बट पेट्रोल का फॉर्मूला तो उसका अभी 15+5 वो स्टे दिया हुआ है, और जी उम्मीद जी है कि वो स्टे बहुत जल्दी परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि जो जी रास्ता है सुप्रीम कोर्ट का वो साफ है, गवर्नमेंट का व्यू साफ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही सजेशन दिए थे और उन सजेशन को एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने माना पॉल्यूशन घटाने के, और अब वही स्टडी करा रहे हैं। तो वो तो बात दूसरी हुई, पर ईवी में तो कोई पॉल्यूशन नहीं है, इसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो समय की बड़ी कमी थी हमारे पास, और मैं आपसे फिर समय लेके एक पूरा एपिसोड एलटीए, ये जो कोऑर्डिनेटिंग चीजें हैं, सारी एजेंसी जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट घटें, ये एक बड़ी समस्या है भारत में, तो उसके ऊपर एक डिटेल में बात करूंगा। आज आप हमारे शो में आए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, लोगों के सवालों के जवाब दिए, और आइंदा भी आप आते रहेंगे। आप के पास खजाना है इसका, नॉलेज का, और इतने वर्ष आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रहे और आपको हर चीज का पता है, तो आपसे जो ये ज्ञान है इसका लाभ हम समय समय पे उड़ाते रहेंगे। तो अगली जो तारीख है वो 9 सितंबर है, जो मैंने बताया, जो रिव्यू पटिशन है उसका, हम्म, और उसकी हम्म। अपडेट भी हम देते रहेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। नमस्कार, आपका धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों का भी, वो इतने जागरूक हैं कि उन्होंने इतने अच्छे डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।